सरफेस केमिस्ट्री सबसे लास्ट चैप्टर है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस का। इस चैप्टर में हम लोग एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस, कोलाइडल सॉल्यूशन, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और जिसका यूज आप बार बार कर रहे होंगे पहले केमिस्ट्री में। जैसे कैटालिसिस का यूज किया गया होगा, फ्लोरेसेंट प्रोसेस में एडजॉर्प्शन का यूज किया गया होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है बहुत जगह। तो इन सभी चीजों का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, किए हैं अभी तक, उसी का स्टडी हम लोग करेंगे। सबसे पहली बात, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग नैनो रेंज में स्टडी करते हैं, उस तरह के डायमेंशन को स्टडी करते हैं जो नैनो रेंज में लाई करता है। मतलब ये है कि जिसका डायमेंशन 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁶ मीटर तक है। एक्चुअली साइंस जो है, आप अभी तक जब पढ़े होगे, टोटल आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, ऑर्गेनिक कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप दो लेवल पे स्टडी कर रहे होगे साइंस को। या तो एटॉमिक लेवल पे, जहां पे डायमेंशन हम 10⁻⁹ मीटर से कम रखते हैं, और दूसरा या तो बड़े लेवल पे जो हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं 10⁻⁶ मीटर से बड़े लेवल पे। ये जो बीच का रेंज है 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर, इसको स्टडी नहीं किया गया है, हम लोग स्टडी नहीं किए अभी तक। हालांकि इस रेंज ऑफ डायमेंशन को शुरुआत में साइंटिस्ट लोग भी स्टडी नहीं किए थे, और इसीलिए इस डायमेंशन को बोला जाता है वर्ल्ड ऑफ नेग्लेक्टेड डायमेंशन। मतलब सरफेस केमिस्ट्री का एक दूसरा नाम ये भी होता है, वर्ल्ड ऑफ नेग्लेक्टेड डायमेंशन। और कारण ये है, देखिए हमारे पास साइंस की अगर हम डायमेंशन के रेंज की बात करें तो 10⁻⁹ मीटर अगर यहां पे हम रखते हैं, तो इससे स्मॉलर लेवल को हम लोग एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, आयनिक लेवल कहेंगे। इस लेवल पे साइंस डेवलप हुआ था, 10⁻⁹ मीटर से छोटा, और 10⁻⁶ मीटर से बड़ा, इसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल कहेंगे। जो हम लोग देख सके, जो हम लोग विजुअलाइज कर सके, जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली चेक कर सके। तो हमारे पास दो लेवल है। साइंस जो है शुरुआत में इन दोनों एक्सट्रीम बाउंड्री पे, एक 10⁻⁹ मीटर से छोटा और एक 10⁻⁶ मीटर से बड़ा। मतलब ये जो बीच का डायमेंशन है 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर, इसको यूजुअली नेग्लेक्ट कर दिया गया था। यही जो है डायमेंशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री है, ये डायमेंशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री है। जो इंटरमीडिएट डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री है। इसको अभी तक हम लोगों ने स्टडी नहीं किया था, शुरुआत में साइंटिस्ट लोग इसको स्टडी नहीं किए थे, और इसलिए इसका दूसरा नाम, सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा नाम है वर्ल्ड ऑफ नेग्लेक्टेड डायमेंशन। उस डायमेंशन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उस डायमेंशन का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जो कि यूजुअली नेग्लेक्ट किया गया था शुरुआत में इसको लोग स्टडी नहीं किए थे। मतलब अगर हम डायमेंशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री जो है नैनो रेंज में, सरफेस केमिस्ट्री के डायमेंशन की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री जो है नैनो रेंज में 1 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻⁹ मीटर को ही नैनोमीटर कहा जाता है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक का डायमेंशन का स्टडी है। हम लोग इसी के बारे में 10⁻⁹ मीटर को हमने 1 नैनोमीटर लिखा, 10⁻⁶ मीटर को हमने 1000 नैनोमीटर लिखा। तो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में इस रेंज के जो फेनोमेना होगा, इस डायमेंशन में जो फेनोमेना होगा, उसी के बारे में स्टडी करते हैं। समझ पॉइंट यही है कि जो हमारा साइंस का डेवलपमेंट हुआ है शुरुआत में, वो या तो एटॉमिक लेवल पे हुआ है जो 10⁻⁹ मीटर से छोटा है, या फिर 10⁻⁶ मीटर से बड़ा, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल जिसको हम लोग देख सकते हैं। जो इंटरमीडिएट डायमेंशन है 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर, उसको जनरली नेग्लेक्ट कर दिया गया, और नेग्लेक्ट कर देने के कारण ही इसको हम लोग बोलते हैं
वर्ल्ड ऑफ नेग्लेक्टेड डायमेंशन, जो कि डायमेंशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री है। तो सरफेस केमिस्ट्री में जो भी फेनोमेना हम लोग स्टडी करेंगे, सभी फेनोमेना इसी रेंज के बारे में होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अब देखिए सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। बेसिकली जेईई सिलेबस में आपको 3 ही चीज पढ़ना है, लेकिन हम एक चौथा चीज भी पढ़ाएंगे जो कि जिसका कि यूज होगा आपको कहीं ना कहीं। तीनों जो पार्ट हम लोग को पढ़ना है उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज हो जाएगा, तो हम लोग उसको पहले ही पढ़ लेंगे। तो इन सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। हालांकि ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, आपको आगे देखोगे आप समझ में आएगा कि इसको हम यूज करेंगे, इसलिए हम सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी सबसे पहले पढ़ लेंगे। एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट एडजॉर्प्शन, ठीक है, नॉट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक अलग चीज है, एब्जॉर्ब करना और एडजॉर्ब करना अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तीसरा होता है कैटालिसिस, जो हम लोग पढ़ेंगे। कैटलिस्ट आप लोग बहुत बार यूज किए होंगे केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में भी कैटलिस्ट का इफेक्ट बताया गया था, यहाँ पर डिटेल स्टडी होगा। और चौथा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। चौथा हम लोग को स्टडी करना है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स। ये चारों पार्ट में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब स्टडी करना शुरू करेंगे सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो हम लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। देखिए जैसा कि आपको लग रहा होगा कि सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी इज रिलेटेड अबाउट सरफेस मॉलिक्यूल, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझने के लिए सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी क्या है, कंसीडर 2 molecules ऑफ ए लिक्विड। 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं लिक्विड का, हम सॉलिड का भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमने लिक्विड का कंसीडर किया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला हमने लिया मॉलिक्यूल एट बल्क बीच में, दूसरा हम कंसीडर करते हैं मॉलिक्यूल एट सरफेस, मॉलिक्यूल एट बल्क एंड मॉलिक्यूल एट सरफेस। हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया बल्क में और एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया सरफेस में। ये लिक्विड है हमारा, सिस्टम में हमने एक लिक्विड रखा और एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया बल्क में, बल्क मतलब हुआ बीच में, और हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया सरफेस पर। हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया यहां सरफेस पर, मॉलिक्यूल कंसीडर किया, ठीक है। अब देखिए अगर हम बल्क में मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे तो इस पे जो होगा, इधर भी फोर्स लगा रहा होगा, इधर भी फोर्स लग रहा होगा, इधर भी फोर्स लग रहा होगा, और चारों तरफ चूंकि ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, इसलिए हर तरफ इस पे क्या होगा, इक्वल फोर्स लगेगा। चारों तरफ ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, इसलिए हर तरफ क्या होगा, इक्वल फोर्स लगेगा। तो यहां पर F नेट फोर्स ऑन बल्क मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब बात अगर हम सरफेस मॉलिक्यूल की करें तो इधर लिक्विड मॉलिक्यूल है, इधर भी लिक्विड मॉलिक्यूल है, इधर भी लिक्विड मॉलिक्यूल है, लिक्विड मॉलिक्यूल है, लिक्विड मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम ऊपर की बात करें, लिक्विड के ऊपर की बात करें, तो ऊपर में जो है लिक्विड नहीं है, ऊपर में गैस है, ऊपर में गैस है। और गैस होने के कारण
यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा वो अलग तरह का लग रहा होगा कंपेयर टू दैट इन बल्क। जो बल्क में फोर्स लग रहा है, मतलब बल्क में चारों तरफ सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है। और यहां पे लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन अलग होगा, उसी लिक्विड मॉलिक्यूल का गैस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन अलग होगा। तो यहां पर F नेट 0 नहीं है, F नेट 0 नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सरफेस मॉलिक्यूल पर एक नेट फोर्स ऑपरेट कर रहा होगा, नेट फोर्स वर्क कर रहा होगा। समझ रहे हो क्यों कर रहा है नेट फोर्स वर्क? ड्यू टू डिफरेंस इन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। एक और बात बता दें, इस फोर्स को लिक्विड मॉलिक्यूल और एयर मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। इसको हम लोग बोलेंगे, इन सभी फोर्स को हम लोग बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोल रहे हैं एडहेसिव फोर्स। और जो सेम मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल का लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। तो डिफरेंस इन कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स के कारण सरफेस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स क्या है? 0 नहीं है। इसका मतलब इस सरफेस मॉलिक्यूल पे एक नेट फोर्स वर्क कर रहा है, और जब सरफेस मॉलिक्यूल पे एक नेट फोर्स वर्क कर रहा है इसका सीधा मतलब है कि ये टेंशन में, ठीक है, ये कम स्टेबल हुआ। पहली बात ये ज्यादा स्टेबल हुआ, देन नेट फोर्स 0 है तो मोर स्टेबल, और ये क्या हो गया? लेस स्टेबल। लेस स्टेबल हुआ तब दिख रहा होगा नेट फोर्स वर्क कर रहा है तो कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो सरफेस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट लेंथ, उसी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। आया समझ में? नेट फोर्स उस पर ऑपरेट कर रहा है, इस पर नेट फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग डिफाइन करेंगे सरफेस टेंशन को इस तरह से कि नेट फोर्स operating on surface molecule per unit length is called सरफेस टेंशन। नेट फोर्स जो ऑपरेट कर रहा होगा पर यूनिट लेंथ, इसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहेंगे। समझ में आया? सरफेस टेंशन ये मतलब सरफेस टेंशन, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन का यूनिट हो जाएगा हमारा, सरफेस टेंशन का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन मीटर। तो सरफेस टेंशन ये है कि जो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स में डिफरेंस है उसके कारण एक नेट फोर्स ऑपरेट करेगा ऑन लिक्विड सरफेस या सॉलिड सरफेस। सरफेस मॉलिक्यूल पे एक नेट फोर्स ऑपरेट करेगा, इसी नेट फोर्स ऑन सरफेस मॉलिक्यूल पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन कहेंगे। अब देखिए हम लोग आगे करते हैं। देखिए नेट फोर्स ऑपरेट करने के कारण सरफेस मॉलिक्यूल कम स्टेबल है, और कम स्टेबल है इसका मतलब इसका एनर्जी ज्यादा है। स्टेबिलिटी कम मतलब एनर्जी ज्यादा। और अगर एनर्जी इसका ज्यादा है, अगर इसका एनर्जी ज्यादा है तो हम लोग एक सरफेस एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो कहलाता है, वो डिफाइन किया जाता है एक्सेस एनर्जी, नॉट टोटल एनर्जी, एक्सेस एनर्जी। बल्क मॉलिक्यूल का अगर मान लो एनर्जी 10 जूल है जस्ट फॉर एग्जांपल, और सरफेस मॉलिक्यूल का 50 जूल है, तो जो एक्सेस एनर्जी है 40 जूल, नॉट 50 जूल। टोटल एनर्जी हम लोग को काउंट नहीं करना है, बल्कि वो एनर्जी काउंट करना है जो बल्क मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में सरफेस मॉलिक्यूल का ज्यादा है। तो एक्सेस एनर्जी पर यूनिट एरिया of surface molecule is called surface energy।
इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ठीक है, यूनिट ऑफ अगर हम सरफेस एनर्जी की बात करें, यूनिट ऑफ अगर हम सरफेस एनर्जी की बात करें तो हमारे पास होगा क्या, जूल पर मीटर स्क्वायर। और आप लोग सब जान रहे होंगे जूल न्यूटन मीटर ही होता है, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन पर मीटर। दिस विल बी द यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी। तो सरफेस मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एक फोर्स होता है, एक नेट फोर्स ऑपरेट होगा, नेट फोर्स होगा इसलिए सरफेस टेंशन डिफाइन होता है पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक्सेस एनर्जी होगा उसको, तो एक्सेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं। देखिए सरफेस एनर्जी का यूज होता है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल है, क्यों? तो वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल इसलिए होता है, कोई भी ड्रॉपलेट, लिक्विड का कोई भी ड्रॉपलेट लीजिए आप, स्फेरिकल हो। स्फेरिकल होने का कारण यह है कि स्फेरिकल डायमेंशन का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। और उस एरिया कब सबसे कम है, एरिया सबसे कम है तो एक्सेस एनर्जी कम होगा। जो एक्सेस एनर्जी, मान लो किसी का सरफेस एनर्जी है कुछ वैल्यू, मान लो 1 जूल पर मीटर स्क्वायर, अगर एरिया कम रखोगे तो एक्सेस एनर्जी कम होगा, एक्सेस एनर्जी कम हुआ मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अपना सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी घटाना चाहेगा और उसके लिए वो एक ऐसा डायमेंशन ऑक्युपाई करेगा, ऐसा डायमेंशन रखेगा जिसके कारण से उसका एरिया कम हो, ताकि सरफेस एनर्जी कम हो और ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो ये सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी की बात। इसके बारे में आप और भी डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में, कैपिलरी एक्शन वगैरह में। हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए तो देखिए एक मॉलिक्यूल होता है सरफेक्टेंट, एक टर्म होता है जो कि आप आगे पढ़ोगे, यहीं पे आपको डील कर देते हैं। सरफेक्टेंट, ठीक है, सरफेक्टेंट फुल फॉर्म है इसका सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, तो देखिए इस तरह का मॉलिक्यूल क्या होता है, अपने आप को सरफेस मॉलिक्यूल से अटैच कर लेता है और सरफेस मॉलिक्यूल से अटैच करने के कारण सरफेस मॉलिक्यूल को ज्यादा एक्टिव बना देता है टुवर्ड क्लीनिंग एक्शन। इस बात को गौर करोगे, टुवर्ड क्लीनिंग एक्शन, जैसे कि सोप और डिटर्जेंट, तो ज्यादा एक्टिव बना देता है, जिसके कारण से क्या होता है, इसी का नाम होता है सरफेक्टेंट। मतलब सरफेक्टेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने आप को सरफेस मॉलिक्यूल से अटैच कर ले और अटैच करके उसको ज्यादा एक्टिव बना दे टुवर्ड ए पार्टिकुलर एक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेक्टेंट। मतलब सरफेक्टेंट्स आर those molecules which attach themselves with surface molecule and make them more active toward a particular action, क्लीनिंग एक्शन वगैरह। ठीक है, सुना, सरफेक्टेंट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो अपने आप को सरफेस मॉलिक्यूल से अटैच कर लेता है और उसको ज्यादा एक्टिव बना देता है टुवर्ड ए पार्टिकुलर एक्शन। जैसे सरफेक्टेंट का एग्जांपल होगा सोप, डिटर्जेंट, इसका एग्जांपल हो। अब देखिए सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल में दो पार्ट होता है, सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल में दो पार्ट होता है। सरफेक्टेंट, कोई भी सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया, आपको उस पे दो पार्ट होगा। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव टू पार्ट्स। पहला होता है हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ ऐसा पार्ट जो वाटर जिसको रिपेल करे, वाटर रिपेलेंट पार्ट। ये पार्ट जो होगा 8 to 18 नंबर ऑफ कार्बन आइटम से बना होगा, एक हाइड्रोकार्बन चेन होगा, ठीक है, वाटर रिपेलेंट पार्ट, वाटर रिपेलेंट पार्ट, जैसे कि कंटेन्स 8 to contains hydrocarbon with hydrocarbon chain with 8 to 18 number of carbon atoms. Contains hydrocarbon chains with 8 to 18 number of carbon atoms. और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वाटर अट्रैक्टिव पार्ट, वाटर इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब पोलर होगा। सिंपल बात है, वाटर रिपेलेंट का मतलब है नॉन पोलर और वाटर अट्रैक्टिव का मतलब है पोलर। तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट में क्या होगा, नॉन पोलर होगा कंपोनेंट, हाइड्रोफिलिक पार्ट में क्या होगा, कंटेन्स पोलर ग्रुप्स, पोलर ग्रुप कंटेन करता है, ठीक है। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेक्टेंट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का, तो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे, दिस वन। ये जो टेल दिख रहा है, ये जो हमारा टेल दिख रहा है, ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये जो हमारा हेड दिख रहा है, ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। एक हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है और दूसरा हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होगा, एक तरफ होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक तरफ होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब देखिए डिपेंडिंग ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। एक पहली बात बता दें, सरफेक्टेड मॉलिक्यूल हमेशा ऐसा ही होगा, टेल होगा जो कि एक तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट है और हेड होगा जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट के नेचर पे कि कैसा पोलर ग्रुप है, सरफेक्टेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। केटायनिक सरफेक्टेंट, एनायनिक सरफेक्टेंट, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट एंड ज्यूट्रायनिक सरफेक्टेंट। तो डिपेंडिंग ऑन, नाम से पता चल रहा क्या तरीका होगा, डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन पोलर ग्रुप present in, depending on polar group present in hydrophilic part, there are, depending on polar group present in hydrophilic part, there are 4 types of surfactant, 4 type of surfactant, 4 तरह का surfactant होता है। देखिए हम बताते हैं कौन कौन तरह का surfactant लिखेंगे हम। पहला देखिए केटायनिक सरफेक्टेंट, सिंपल है, बहुत आसान है, आप आसानी से समझ सकते हो। केटायनिक सरफेक्टेंट नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होगा, केटायनिक होगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट इज केटायनिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट इज
केटायनिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत आसान है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देखते हैं CH3 CH2 का होल 10, उसके बाद CH2 और मान लो NMe3, ये हुआ केटायनिक सरफेक्टेंट, दिख रहा है केटायन है। दूसरा है एनायनिक सरफेक्टेंट, इसमें क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट इज एनायनिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट इज एनायनिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा CH3 CH2 का होल 8, CH2 COO माइनस, CH3 CH2 का होल 12 CH2 और SO3 माइनस, ये सब हुआ क्या, एनायनिक सरफेक्टेंट। तीसरा होगा नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, नाम सुना इसमें, नॉन आयनिक नेचर का होगा, ना कैटायनिक होगा ना एनायनिक होगा, ओनली पोलर ग्रुप रहेगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट हैज नो चार्ज, हाइड्रोफिलिक पार्ट हैज नो चार्ज। विदाउट चार्ज भी क्या हो सकता है, वाटर अट्रैक्टिव हो सकता है, बशर्ते कि पोलर ग्रुप लगा हुआ हो। जैसे कि एग्जांपल के लिखना चाहिएगा आप, तो देखिए तो CH3 CH2 का होल 10 और उसके बाद फिर क्या CH2OH, ये पोलर पार्ट हुआ ना, OH वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कैपेसिटी रखता है। CH3 CH2 का होल 15, उसके बाद CH2 और NH2, ये क्या होगा, विदाउट चार्ज हुआ। और चौथा होगा ज्यूट्राइनिक सरफेक्टेंट। ज्यूट्राइनिक सरफेक्टेंट में क्या होगा, ज्यूट्राइनिक सरफेक्टेंट में क्या होगा कि हाइड्रोफिलिक पार्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट में। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसको अगर लिखना चाहे तो CH3 CH2 का होल 10 CH NH3 प्लस और COO माइनस, ये हुआ ज्यूट्राइनिक पार्ट, दिख रहा है। इस तरह से आप क्या करोगे, ज्यूट्राइनिक पार्ट होगा CH3 CH2 का होल 15 CH, मान लिया हमने लिखा NH3 प्लस और उसके बाद इधर SO3 माइनस, ये हुआ ज्यूट्राइनिक पार्ट, सिंपल है। कैटायनिक सरफेक्टेंट में क्या होगा, कैटायनिक सरफेक्टेंट में होगा जो सरफेक्टेंट का पोल हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो क्या होगा, कैटायनिक होगा। एनायनिक सरफेक्टेंट में सरफेक्टेंट का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो नेगेटिव चार्ज रखेगा। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में सरफेक्टेंट का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा कोई चार्ज रखेगा। और ज्यूट्राइनिक सरफेक्टेंट में सरफेक्टेंट का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो दोनों चार्ज रखेगा, प्लस बी और माइनस बी। तो ये है सरफेक्टेंट का टाइप। देखिए ट्रिपल ई का सवाल है, जेईई मेन का सवाल है, मतलब पूछा गया सवाल है इस तरह का। Which of the following is not a surfactant molecule? तो बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है मॉलिक्यूल सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं। देखिए पहला मान लिया हम लिखा CH3 CH2 का होल 10 CH2OH, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है CH3 CH3 CH2 का होल 5 या होल 8 CH2 NMe3,
प्लस सी पार्ट है CH3 CH NH3 प्लस, उसके बाद फिर CH2 का होल 10 और CH2 COO माइनस और डी पार्ट CH3 CH2 का होल 15 CH2 COO माइनस। देखिए अगर हम बात करें इसमें से कौन सा इफेक्टेड नहीं है, तो सबको आपको ये देखना है कि एक हाइड्रोफोबिक पार्ट एक तरफ और एक तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हुआ या हाइड्रोफोबिक पार्ट हुआ, ठीक है। क्या इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका भी एक हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसका देखिए इधर केटायनिक पार्ट है और इधर एनायनिक पार्ट है, तो इधर भी हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, इधर भी हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, दोनों तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। तो ये जो है सरफेक्टेंट का एग्जांपल नहीं होगा। आपको याद रखना चाहिए सरफेक्टेंट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, एक तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट और बाकी दूसरी तरफ क्या होगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट को एक लॉन्ग चेन टेल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोफिलिक पार्ट को हम लोग हेड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लिया इन वाटर अगर हम सरफेक्टेंट रखें, इन वाटर सरफेक्टेंट कैसे रहेगा? सरफेक्टेंट molecules will be present as follows। कैसे प्रेजेंट रहेगा? देखिए अब बस ये है, ठीक है। आपके पास ये मॉलिक्यूल है, मतलब वाटर है, तो सरफेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर अट्रैक्टिव पार्ट होता है, वो रहेगा वाटर की तरफ, और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा? वाटर से दूर। हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से दूर रहेगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या रहेगा? वाटर से अटैच रहेगा, वाटर की तरफ रहेगा। तो ये जो हुआ हमारा सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हुआ इन वाटर। इसके बाद हम लोग आगे भी पढ़ेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स एक होता है, जिसमें कि सरफेक्टेंट भी उसका एग्जांपल है, और उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन एक पार्टिकुलर वैल्यू से बढ़ाएं तो क्या होगा, वो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। यही हम लोग सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड सरफेक्टेंट के बारे में हम लोग को जानना है, समझना है।